दिमाग चलाना शुरू कर दो, कारोबारी बन जाओ। ये सोचो कि कोई भी चीज़ है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, पहले उसको लगा के बेचने की कोशिश करें और जब वो बिकना शुरू हो जाए तो फिर आप उसको कन्वर्ट करें। तो ये अब आपका नेक्स्ट जो है ना वो सारा का सारा इसी में बेस करके चलेगा। और इस तरह की 100 प्रोडक्ट्स भी हो जाती हैं तो आप 5-6 करोड़ रुपए पर मंथ पे आ जाते हैं, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट 5-6 मुल्कों में बिक रही है और जो उसके ऊपर एक एक के ऊपर 3-3 4-4 लाख रुपए बच रहे हैं। ठीक है, मैं तुम लोगों को बाकी जो दुनिया है ना, वो जो भी कुछ बेच रही हो, अपना सौदा बेच रही है, वो कोर्सेज बेच रही है, उनका काम ही वही है कि कोर्स बेचें, लेकिन वो कोर्स नहीं बेच रहे। मैं तुमको तरीक़ेकार बता रहा हूँ। अगला जो तुम्हारा जो होगा, जो अलीना तुम लोगों से वो कर लेगी सारा, जो डिजिटल मार्केटिंग और प्लस स्किल डेवलपमेंट का कोर्स है ना, उसको देखना। स्किल डेवलपमेंट में फिर हम तुमको प्रोडक्ट डेवलप करना सिखाएंगे, बाकायदा कंप्यूटराइज तरीके से प्रोडक्ट किस तरह बनते हैं वो आप लें और फिर इस किस्म की चीज़ों को करना शुरू करें। बिकती हर चीज़ है, मैंने तुम्हें लाइव एग्जाम्पल है तुम लोगों के सामने, कोई ढकी छुपी नहीं है। लाइटें लगाई थी ना, वो लाइटें किस तरह से बिकना शुरू हुई, हर हफ्ते जो लाइट लगाई बिक गई, जिसने भी लगाई लिस्टिंग उसकी चीज़ बिकी। ऐसा नहीं है कि रुक गई, लेकिन अभी तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ समझ में आ रही हैं चीज़ें, हम उसको कर रहे हैं। अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, बड़े पैमाने पे जाना है, जहाँ से कि अब हमने बड़ा पैसा कमाना है। जब आप उसके ऊपर आएंगे ना तो फिर आप खुशहाल ज़िंदगी की तरफ जाएंगे। वरना नॉर्मली लिस्टिंग करने के लिए तो एक क्लरिकल जॉब है, तो क्लर्क वाला काम है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है उसमें। जब पैसे आदमी के पास आते हैं, अच्छे पैसे खर्च कर सकते हैं, तो एक्साइटमेंट भी आती है, अपने उसको लेके आगे चलता चाहिए। तो मेरे ख्याल ये है कि हमने अच्छा खासा कवर कर लिया इसमें, जो हमारा वो था पूरा कोर्स था, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली। अब हमारा अगला जो स्टेप होगा ना होगा, अच्छा अब आज हम जो है ना 2 चीज़ों को हम अभी डिस्कस करते हैं तुम लोगों से। मैं तो स्टॉप शेयरिंग कर लूँ। हाँ, अब हम 2 चीज़ें डिस्कस करते हैं। मुझसे उसने पूछा था, रिमशा ने स्पेशली, शायद रिमशा चली गई या है नहीं। अच्छा, रिमशा ने मुझसे स्पेशली पूछा था बिटकॉइन के बारे में, कि बिटकॉइन इस वक़्त एकदम से इतना ऊपर आ गया और इस वक़्त जो है उसकी कीमत 15-16 लाख रुपए तक पहुँच गई। और 2012 में जब ये शुरू हुआ था तो ये था। तो एक आदमी था, उसको बेसिकली बिटकॉइन के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। तो एक आदमी था, उसका नाम था सतोशी नाकामोटो। सतोशी नाकामोटो ने ये एक कॉन्सेप्ट दिया था कि बड़ी-बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो पैसों के ट्रांसफ़र में बहुत ज़्यादा इन पैसे लेती हैं और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कंट्रोल करती हैं। और जो आपके पास कोई भी पैसा होता है, मनी होती है, तो उसके ऊपर जो प्रिंटिंग हुई होती है, वो उससे लिखा होता है हामिल हाज़ा को मुतालबे पे अदा करेगा। यानी अगर 1000 का नोट है, तो उसपे ये चीज़ साइन हुई होगी, स्टेट बैंक के गवर्नर के सिग्नेचर होंगे उसपे। और वो फिर आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट होगा कि कल आप जाएँ तो गवर्नमेंट आपको उसके मुताबिक उतना सोना देगी। ठीक है? ये जो चीज़ है ना, ये करेंसी की एक इंटरनेशनल वो थी। अच्छा, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद गोल्ड में, यानी जो वो थी, क्या नाम है अपना, अमेरिकन डॉलर था, तो वो जो है, अच्छा, अच्छा 2010 में स्टार्ट हुआ था। अच्छा, जो गोल्ड में ये ना इसकी वो हो गई थी, शुरू हो गई थी सिलसिला कि गोल्ड के अंदर जो है ना, गोल्ड में डॉलर को उन्होंने लिंक कर दिया। फिर ये हुआ कि दुनिया भर में करेंसी जो थी, क्योंकि अमेरिका पावरफुल था तो लोगों ने, और उन्होंने पाबंद कर दिया सऊदी अरब को कि वो अपना तेल सिर्फ डॉलर में बेचेगा। तो दुनिया भर से अब जर्मनी तेल खरीदना है अमेरिका से, उससे सऊदी अरब से, तो सऊदी अरब कह रहा है मैं तो तुमसे सिर्फ डॉलर लूँगा। तो चालाकी होती है ना, उनकी चालाकी थी। रिज़र्व बैंक ऑफ अमेरिका एक है, जो बेसिकली बैंक है, जो कि अमेरिकन बैंक नहीं है, यानी वो अमेरिकन गवर्नमेंट का बैंक नहीं है, प्राइवेट एंटिटी है। उसके रन करने वाले लोग हैं कुछ, जो सारे के सारे पर्टिकुलर कंट्री से उनका ताल्लुक है। तो वो लोग वो रन करते हैं उसको, और वो हावी हैं पूरे फाइनेंशियल सिस्टम्स के ऊपर। तो वो करते हैं। तो उन्होंने वो गोल्ड जो है वो, जर्मनी ने फ़र्ज़ किया एग्ज़ाम्पल, जब जर्मनी ने 300 टन सोना दिया, तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने डॉलर छाप के उनको दे दिया। वो डॉलर उन्होंने सऊदी अरब को पे कर दिए। अब सऊदी अरब के जाके डॉलर जमा हो गया, सऊदी अरब का तेल वहाँ चला गया। इस तरह दुनिया भर में डॉलर जो है वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड करेंसी बन गई। 1971 के अंदर हेनरी किसिंजर ने
उसको ख़त्म कर दिया, गोल्ड से बाउंडिंग ख़त्म कर दी डॉलर की, इसलिए कि उन्होंने गोल्ड से ज़्यादा डॉलर छाप दिया था। तो अच्छा, अब वो क्या हुआ कि वो उन्होंने क्योंकि ज़्यादा छाप दिया था, बहुत ज़्यादा छाप दिया था सोना, यानी डॉलर बहुत ज़्यादा छाप दिया था, तो उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया 1971 में। फिर ये हुआ कि दुनिया के अंदर एक करेंसी का वो चल रहा था और दुनिया को कंट्रोल करने के लिए तो सतोशी नाकामोटो ने एक कॉन्सेप्ट दिया, जिस कॉन्सेप्ट का नाम था डिजिटल करेंसी का। उसका एक मैथमेटिकल मॉडल बना और इसमें माइनर्स बन गए। माइनर वो होते हैं जो माइनिंग करते हैं, तो जो माइनिंग करते हैं वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके एक वेरिएबल्स जनरेट करते हैं, जिसको बिटकॉइन कहा जाता है। अब इस वक्त दुनिया में बिटकॉइन बहुत आगे जा रहा है। अच्छा, बिटकॉइन को कंट्रोल भी करने की कोशिश की जा रही है, मगर क्या हमें इस बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या बिटकॉइन हमारे किसी काम का होगा नहीं होगा? तो मैं स्ट्रांगली तुम लोगों को कहूँगा कि मत करना, बिल्कुल मत करना। 3-4 काम मत करना कभी भी। एक, जो आपके पास सट्टा होता है उसमें कभी पैसा मत लगाना, इसलिए कि सट्टे का पैसा जुआरी दिमाग बनाया जाता है, और जुआ जो है वो किसी का नहीं हुआ, ये याद रख लो, जुआ किसी का नहीं हुआ। वो एक कहावत है कि जो जुआ है ना, वो उसको बहुत सारे लोग रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हराम भी कहते हैं, लेकिन उसके लिए ये उसमें बहुत सारे फायदे भी हैं तो नुकसान ज़्यादा है, ठीक है? तो आप वो ना करें। तो ट्रेडिंग जितनी भी है ना इस किस्म की, ये एक गैम्बल है। इसको कोई ज़रूरी नहीं कि आज आपने पैसा लगाया है तो कल ही ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये रियलिटी है, इसको कोई डिनाई नहीं करता बिटकॉइन को। इसकी ट्रेडिंग के लिए ब्लॉकचेन सिस्टम है, जिसको पाकिस्तान में भी अभी बैन किया हुआ है। इंडिया में आरबीआई ने बैन कर दिया था, हटा दिया बैन, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में केस हार गए, क्योंकि ये कमोडिटी ये बिक रही है। अभी कोई कमोडिटी बनाए बेचें, बिक सकती है। हाँ, लेकिन डिजिटल करेंसी जो थी उसको बहुत ज़्यादा अपोजिशन दी गई है, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि फिर बड़ी गवर्नमेंट्स के और बड़े इदारों के कंट्रोल्स खत्म हो जाते हैं। वो उसमें कहते हैं कि जी वो मनी लॉन्ड्रिंग में भी यूज़ हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, ब्लैक वेब में भी यूज, डार्क साइड्स दिखाते हैं, लेकिन डार्क साइड्स के अलावा भी है, डार्क साइड्स के अलावा भी चीज़ें मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डार्क साइड्स हैं इसके फ़वाइद भी हैं, क्योंकि नॉर्मल करेंसी में भी तो होती है। तो देखो, मेरी इस क्लास का मोटिव जो था ना वो अलग है, लेकिन सिर्फ बताने के लिए। तुम में से बहुत सारे लोगों ने एक आदमी का नाम नहीं सुना होगा, वो इस सदी का एक फाइनेंशियल जाइंट था। जो लिखी जाती हैं ना चीज़ें बड़ी बड़ी लोगों के बारे में, आप उसके बारे में नहीं सुनेंगे कभी भी। उसका नाम था आगा हसन आबदी। आगा हसन आबदी ने बैंक बनाया था, जो एक क्लर्क था, ये अरहाबी ग्रुप के साथ होता था। इसने एक ग्रुप को लोन दे दिया, उस ग्रुप का नाम था चावला ग्रुप। चावला ग्रुप को लोन दे दिया। ये कुछ दिनों के लिए मैनेजर बना था एक ब्रांच के अंदर, तो वहाँ पे चावला ग्रुप वालों को लोन दे दिया। सेठ नाराज़ हो गए, सेठों ने कहा कि पैसा वापस लेकर के आओ। ये पैसा वापस ले आया, सेठों से इसकी बिगड़ गई, इसने जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ के चावला ग्रुप के साथ मिलकर यूनाइटेड बैंक ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई, ठीक है? जब यूनाइटेड बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो है ब्रांच बनती थी, तो मेरी जो चची थी वो स्टेट बैंक होती है, कहती ये हमारे पास आके वो बैठता था एक एक ब्रांच की परमिशन लेने के लिए। फिर वो आदमी, उसने जिस वक्त भुट्टो साहब ने पाकिस्तान में सारी जो बैंक से और जो इंडस्ट्रीज से उनको प्राइवेटाइज करा दिया, उसको वो करवा दिया, नेशनलाइज करा दिया, तो ये भी हो गया। तो इन सब लोगों का, इसने हांगकांग में जाके एक बैंक खोला जिसका नाम था बैंक ऑफ कॉमर्स एंड क्रेडिट इंटरनेशनल, BCCI, जिसका एक बहुत बड़ा काम ये था कि जिस वक्त लोगों के पास, उस शख्स का विजन देखो आगा हसन अब्दी का, ये था कि उसने पाकिस्तान में BCCI फास्ट बनाया। फास्ट था जो कि आपके पास एडवांस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा था, और पाकिस्तान का पहला यूनिवर्सिटी बनी थी जिसने कि कंप्यूटर्स को पढ़ाना शुरू किया था बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो वो उसके पास विजन था। जब उसने इतना बड़ा बैंक बन गया कि दुनिया का तीसरा नंबर का बड़ा बैंक बन गया BCCI, उसने अरबों को साथ मिला लिया, उनकी इन्वेस्टमेंट ले ली, सारा कुछ कर लिया। अब वो बैंक की जो बिल्डिंग है वो बैंक अल्फला ने ली, जो कि IIT चंडीगढ़ पे सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनी थी कराची के अंदर, और दुनिया भर में उसका डाउनफॉल उन्होंने क्यों करवाया? इसलिए करवाया कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज की जो गवर्नमेंट्स थी उसको लोन देना शुरू कर दिया। उसने
अमेरिका की स्टेट्स के अंदर छोटे छोटे बैंक्स होते हैं, उनको खरीदना शुरू कर दिया। मेरे दोस्त का बैंक है यूके के अंदर, ब्लैकपूल में उसने बैंक अपना खोल लिया, ब्लैकपूल बैंक के नाम से। आप यूके में आप आए, बैंक खोलें, आप जैसे कंपनी खुलती है सर, आप अपनी उनकी सारी शराइत पूरी करें, बैंक खुल जाएगा और आप अपने बैंक ऑपरेट करना शुरू कर दें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया भर में ऐसे होता है। तो उसने इंटरनेशनली किया और वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। जैसे अभी हमने उन्होंने बैंकिंग का लाइसेंस लिया, तो हमने जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर दी। हम ब्रांच बैंकिंग नहीं कर सकते, मगर हम ऑनलाइन सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जैसे इजी पैसा करता है या दूसरे लोग करते हैं, हम उसी तरह सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन हम ब्रांच नहीं खोल सकते। ये रिस्ट्रिक्शन है उसमें। 200 मिलियन की उसकी बैंक गारंटी थी, वी हैव अरेंज दैट थिंग। अब हमारे पास वो है जो इसके अंदर विन पे जो है इंक्लूड हो रहा है, उसी की वजह से हम पेपैल के साथ एफिलिएट करके पेमेंट दे सकते हैं। तो बैंक खोलना मसला नहीं था, उस बैंक को उस शख्स ने, बीसीसीआई वाले ने वहां तक पहुंचा दिया। ये फिर बड़े बड़े जो जाइंट्स एस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं उनकी नज़र में खटकने लगा। उन्होंने फौरी तौर के पर क्या किया कि कहा कि इस बैंक को किसी तरह बंद करो, और बीसीसीआई पे मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा के एक मुस्लिम बैंक को तबाह कर दिया गया, मगर उस शख्स ने उस बैंक को वहां तक पहुंचा दिया। अब उसके अंदर सब दुनिया के सारे बैंक सारा कुछ कर रहे होते हैं, किसी किस्म की कोई वो नहीं होती, वो एक झूठा वो बना के सारा कुछ कर दिया। अच्छा, अब आप आ जाए अगली चीज़ की तरफ। बिटकॉइन या ये ब्लॉकचेन एक, आप समझे, उन्हीं ताकतों के खिलाफ एक वो था। पिछले दिनों फेसबुक ने बड़ा इसमें प्रॉब्लम हुआ फेसबुक को। फेसबुक भी अपनी डिजिटल करेंसी लेकर आ रहा था। फेसबुक के लिए सबसे आसान था डिजिटल करेंसी को लाना, इसलिए कि जैसी डिजिटल करेंसी, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी बेस मौजूद थी पहले से। फेसबुक की अपनी 6 बिलियन से ज़्यादा की बेस है, जो कि उसके पास लोग रजिस्टर्ड है सभी, उसके लिए बहुत आसान था। फिर उसको रोक दिया गया, अब वो नहीं कर रहा, करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी इस तरह की जितने भी बिग डाटा जाइंट्स हैं ना, जो बिग कॉर्पोरेट्स हैं, वो अल्टीमेटली कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट एजेंसीज हैं, तो वो उनको लेके चलती हैं। तो बाकी लोग नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कोशिश की, अब उसको रोक दिया गया है और उसको फाइन भी पड़ा इस चीज़ के ऊपर भी। तो डिजिटल करेंसी है और आएगी। हम लोग ने तुमको 3 प्रोडक्ट्स बताई थी ना, चौथी प्रोडक्ट जो थी वो हमारी जो विंदे की या विंसन ग्रुप की है, उसमें वो है बेसिकली क्या चीज़ है, वो जो ऑनलाइन बैंक है, हम उसको उस लेवल पे लेके जाने जा रहे हैं। हम असल में, मैं यहाँ पे ना R&D में बहुत सी चीज़ें फंसा हूँ, और ये जो VA की क्लास ली थी, ये मैंने लास्ट एंड यानी ये पहला और आखिरी ग्रुप होगा जिसको मैं खुद पढ़ाया है। आगे से मैं नहीं पढ़ाऊँगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं अपनी रिसर्च में काम करूँगा सारा ना। तो मैंने, क्योंकि इस पूरी चीज़ को फंड भी कर रहा हूँ, चला भी रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, अगला जो मेरा काम है ना, मेरा काम ये कि मैं उसके ऊपर तवज्जो दूँ। तुम लोग एक ग्रुप बन गया, तुम लोग आगे ज्वाइन कर लिया, बहुत अच्छा सा हो गया, अब ये ग्रुप चलता रहेगा। अच्छा, अब अगला जो वो है कि हम जिस तरह से लेकर आ रहे हैं, तो जो ब्लॉकचेन सिस्टम, या तुम वो समझो कि जो डिजिटल करेंसी बिटकॉइन है, उसके पीछे एक टेक्नोलॉजी बेस है, जो कि बिटकॉइन प्लस ब्लॉकचेन, और फिर उसके थ्रू पेमेंट मैकेनिज्म, सारी चीज़ें हैं, और उसके पीछे रेगुलेटरी बॉडीज़ नहीं है, यानी कोई बैंक नहीं है पीछे। इस वक्त मसला ये है कि जो आने वाले दौर में अगली जंग है ना, वो है ही डॉलर की बका के लिए। अगर आज डॉलर जो है वो पेट्रो डॉलर से हट गया, तो दुनिया में तब्दीली आएगी। मैं बहुत सारी चीज़ें तुम लोगों को गाइड करता हूँ। वैसे 1 घंटे से ज़्यादा की क्लास हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक चीज़ है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। दुनिया बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। ये जो तुम लोग पेंडेमिक देख रहे हो, ये मेरी अपनी राय है, मैं इसको अपने हद तक ही रखता हूँ, लेकिन एक राय के तौर पर बता रहा हूँ। ये इन्होंने बहुत ही चालाकी से हर कुछ सालों में ना बड़ी ताकतें खेलती हैं, और खेल की करती ये हैं कि जो लेजिटिमेट पैसा होता है ना, टैक्स पेयर पैसा होता है गवर्नमेंटों का, उसको खा जाती हैं, क्योंकि यही तरीका उनके पास, वो जायज़ तरीके से करने की वजह से वो हर कुछ अरसे के बाद एक आपके पास जो है ना, आपका कोई ना कोई इस तरह का वाइट कॉलर क्राइम करती हैं, और वो उसको समझ में नहीं आता लोगों को। अब ऐसे पिछले स्वाइन फ्लू आ गया, अब स्वाइन फ्लू आ गया, उससे पहले बर्ड फ्लू आ गया, उससे पहले से, और आप लोगों को पता भी नहीं चला, पाकिस्तान में किसी ने बर्ड फ्लू की वैक्सीनेशन कराई नहीं कराई। $60 अरब, उनको $60 बिलियन वन गो में शॉर्ट में पे कर दिए गए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे कर देती हैं। तो वो इतनी सारी इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। अब जो वैक्सीनेशन है, इसके लिए $900 बिलियन अमेरिका दे रहा है,
ये इतने यूके दे चुका है, उतनी वो दे चुका है, और वो सब चीज़ें चल रही। हम ये नहीं कहते कि डेथ रेट कम है, या इससे ज़्यादा लोग तो फ्लू में वैसे मर जाते हैं, इससे ज़्यादा लोगों की डेथ और हो रही होती है। कभी आप लोगों ने उसको मेन स्ट्रीम मीडिया पे इतना ज़्यादा सुना नहीं सुना होगा। जिस चीज़ को उठाना होता है उसको मेन स्ट्रीम मीडिया एक पाथ प्रोवाइड करता है, वो पाथ प्रोवाइड हो जाता है, और उसके ज़रिए से लोगों को एक्सक्यूज़ कर लिया गया, शहर बंद करा दिए गए। भई, बात ये है कि बहुत सारी मौतें हो रही हैं, सब लोग कह रहे हैं भाई फलाने मर गए। लेकिन हमने बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखा है कि जो जिनको हुआ और उसके बाद वो सही भी हो गए। ऐसा नहीं हुआ कि कोई बहुत बड़े-बड़े लोग आपको नहीं मरते हुए इसमें नज़र आएँगे। हुआ उनको, अमेरिकन प्रेसिडेंट को हो गया, वो सही हो गया, कैनेडियन प्रेसिडेंट को हो गया, वो सही हो गया, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट, सब सही तो हो रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि सही नहीं हो रहे। एक फ्लू है, उसको आप एहतियात करें, सही से हो जाएगा। उससे ज़्यादा तो लोग जो अमेरिका के अंदर फ्लू में मर गए थे पिछले 2 साल पहले। और ये सारी की सारी, ये जो इससे पहले जब आया था, ताउन जब आया था, जिसे आप मैं उसके इंग्लिश में नाम भूल गया, वो जब आया था तो वो एक रियल था, वो उनमें से चूहों से आया था, वो उसमें बहुत सारे लोग मरे थे। मगर ये सारे के सारे जो है ना, ये बहुत ये आर्ट्स, ये इनका एक फन है जो जिसको ये लेके चल रहे थे। तो दुनिया को चेंज किया जा रहा है बहुत तेजी से। अगर इन्होंने प्रोटेक्ट नहीं किया डॉलर को तो कोलैप्स हो जाएगा, बहुत बड़ा फाइनेंशियल कोलैप्स होगा पूरी दुनिया में। और वही चीज़ जो है ना थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ लेके जाएगी। या हम जिसे मुसलमान नॉर्मली ये समझते हैं कि वो हमारी जो इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, वो सब चीज़ें, वो जो है वो सब एक आखिरी जो है वो है, उसके लिए एक तैयारियां हो रही हैं। तो वो बहुत तेज़ी से वो इस तरफ चीज़ें जा रही हैं, क्योंकि अगर कल को सारी गवर्नमेंट्स अपना सोना मांग लेती हैं डॉलर के अगेंस्ट के अंदर, वो तो उन्होंने ख़त्म कर दिया, तो देंगी नहीं, दे ही नहीं सकते वो। तो कोलैप्स की तरफ जा रही है चीज़ें, तो सिस्टम को कोलैप्स होने की वजह। तो ये जो बिटकॉइन था ना, बिटकॉइन उसका एक पार्ट है, क्योंकि दुनिया को समझ में आ चुका था। अब पाकिस्तान के अंदर पहले एलसी खुलती थी डॉलर में या पाउंड में, अब वो चाइना के साथ रूबल, उसमें भी आरएमबी में भी खुलने लगी, जो चाइनीज़ करेंसी उसमें भी खुलने लगी। और अब ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये शुरू हो चुकी हैं तेज़ी से। तो करेंसी जो है ना वो शिफ्ट हो रही है, करेंसी शिफ्ट होगी, ये सब उसके। तो जब हमने ये निकाला था तो मैंने डिजिटल रुपया बुक करा ली। अब डिजिटल रुपया भी मेरा ही है, vpayforyou.com भी मेरी है, और ये जो हमने अपने विन पे है ये भी मेरी है। तो हमने ये सारी चीज़ें ली, हम ये लेकर के आ रहे हैं। लेकिन हमारे में और उसमें एक फ़र्क है, हमारे उसमें फ़र्क ये है कि हम वो पैसा बैक कंप्लीटली 100% आप दे रहे हैं, ठीक है? अच्छा, तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें हम दे रहे हैं। उसमें क्या होगा कि आप जाएँगे दुकान पे खरीदने के लिए सौदा, तो आप सब्ज़ी वाले को भी अपनी पेमेंट कर सकते हैं, विन पे से। कैसे? क्योंकि उसके पास भी एक ऐप चल रही है, आपके पास भी ऐप चल रही है। आपने उसी ऐप के थ्रू उसको पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, तो फिज़िकल पैसा नहीं। इस वक़्त पाकिस्तान की आलम ये है कि आप रोज़ न्यूज़ में देखिए ना, तो मेन स्ट्रीम न्यूज़ नहीं दिखाती, मगर जो उसके ऊपर है ना डिजिटल, उसके ऊपर जो आ रही है न्यूज़, हर रोज़ छोटे-छोटे इलाकों में डकैतियाँ हो रही हैं। डकैती की जो सबसे बुरी एग्ज़ाम्पल है ना, वो ये है कि गरीब-गरीब को लूटने लगे। ये सबसे बुरी एग्ज़ाम्पल है। एक आदमी मोटरसाइकिल पे जा रहा है, उसको रोक के 2 मोटरसाइकिल वाले गन पॉइंट पे उसकी जेब से 100-200 रुपए निकाल रहे हैं, 500 रुपए निकाल रहे हैं। भाई आदमी घर से निकलता है, आदमी 100, 200, 500 रुपए तो जेब में होते हैं ना, हज़ारों रुपए तो लेके नहीं चलता। जब ये लेवल आ जाता है ना, तो ये समझो कि ये बहुत कोई बड़ी बुराई है जो कि बहुत तेज़ी से फैल रही है। अच्छा, अब क्योंकि सीसीटीवी कैमरास कॉमन हो चुके हैं, लग रहे हैं हर जगह पे, बन रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है, उनकी रिकॉर्डिंग आना शुरू हो गई। पहले पता नहीं चलता, अब ये बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो करेंसी को आपने अपने हाथ से निकालना है। अच्छा, फ़र्ज़ किया कि जी, हमने कहा कि जी ठीक है, अब आपके जेब में पैसे हैं या नहीं, आप पेमेंट कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे सारा कुछ। तो डिलीवरी वाला जो बंदा है वो पैसे लेके नहीं जा रहा होगा, सीओडी नहीं हो रही होगी। तो सीओडी तो इन्होंने एक अपना मैकेनिज़्म बनाया ना टैक्स बचाने के लिए। टैक्स दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटे आदमी को 50,000 रुपए से कम की जिसकी ट्रांज़ैक्शन है उसमें तो टैक्स है ही नहीं, तो आपको तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। वो बहुत सारे फ्रॉड्स ये लोग कर रहे हैं जिनको हमने आइडेंटिफ़ाई किया हुआ है, लेकिन हम उनके पे बोलते नहीं, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है कि हम बोले, हमारा काम नहीं है ना। लेकिन हम समझते हैं चीज़ों को, क्योंकि हम अपने कॉम्पिटिटर्स को और अपने साथ जो लोग जो जिस मार्केट में जा रहे हैं काम करने, हम उसको पहले पूरी तरह समझेंगे, उसके डायनामिक्स को समझेंगे, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर हमने डायनामिक्स नहीं समझे,
हमें रास्ता नहीं पता और हम किसी मंजिल, हमें पता नहीं कि गुलशन इकबाल कहाँ है और हम सदर से निकल पड़े, तो हम तो कभी नहीं पहुंच सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं। हम उल्टी सीट में चले जाएंगे, हम क्लिफ्टन की तरफ चले जाएंगे, हम कोरंगी की तरफ चले जाएंगे। तो किसी भी मार्केट में दाखिल होने से पहले उसके डायनेमिक्स को समझना पड़ता है। आपने डायनेमिक समझ लिए, फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो इस वक्त आपके पास सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो करेंसी है वो आप बड़ी करेंसी लेके चलेंगे ना, कोशिश करें कि आप जो आपके लोग डिलीवरी पे जाएंगे वो भी करेंसी नहीं लेंगे। वो हम सीओडी को डिस्करेज करेंगे ज़्यादा, हालांकि लोग इनकरेज करेंगे, लोग चाहेंगे कि सीओडी हो, मगर हमें अपने उन राइडर्स को भी सेव करना है और उस कल्चर को खत्म करना है। अच्छा, फर्ज किया कि कोई गन पॉइंट पे छीन लेता है मोबाइल, और मोबाइल से मोबाइल में पैसे ट्रांसफर कर देता है, कोई छोड़ेगा ही नहीं, इसलिए कि भाई उसका तो पूरा ट्रैक मौजूद है ना यार। भाई 1000 का नोट तुम्हारा छीन के चला गया, उसका कोई ट्रैक है नहीं, उसमें कोई ट्रैकर तो लगा नहीं, चिप लगी। तो अल्टीमेटली ये चीज़ें आहिस्ते से करें। पहले ये गोल्ड के साथ बाइंड होते थे, अब गोल्ड का चक्कर खत्म हो गया, पेपर करेंसी आ गई। अब पेपर करेंसी से डिजिटल करेंसी में चीज़ें चली जाएंगी और उसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। और जैसे ही वो चीज़ उसमें शिफ्ट होना शुरू होगी, सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। अब वो कोई ये कंट्रोल नहीं कर रहा होगा। अभी आप इजी पैसा किसी से पैसे भेजते हैं, 400-500 रुपये काट लेते हैं भाई, वो एक परसेंटेज ले रहे हैं आपसे। किस चीज़ के पैसे ले रहे हो भाई? इतने पैसे किस चीज़ के ले रहे हो? इसलिए ले रहे हो कि तुमने जब लाइसेंस लिया था इस चीज़ का, तो तुमने इतने पैसे दिए थे, उसकी रिकवरी करनी है। या तुम किस भाई, आपने पैसे इधर दिए उधर ले लिए, आप 100-150 रुपये ले लें। अब आप एटीएम से पैसे निकालने, आपको नहीं पता था 18 रुपये कट जाते हैं अगर किसी दूसरे बैंक के एटीएम से ले। ये पैसे कहाँ जाते हैं? ये बिलियंस में होते हैं, क्योंकि हमने जब ये लाइसेंस लिया था तो हमने पूरी चीज़ों को पढ़ा था। हमारे पास 1000 एटीएम लगाने की परमिशन है, हम 1000 एटीएम लगा सकते हैं। वो जो 1000 एटीएम लगेंगे उसमें हम पैसे भी चार्ज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं ये ज्यादती है। अब जैसे कि मेरी अमानुल्लाह ने फर्ज किया कि शाहरुख से कोई चीज़ खरीदी है और वो उसको पेमेंट कर रहा है, तो हमारे तो डिजिटल उसमें जा रहे हैं ना। हमने अगर उससे 10 रुपये भी ले लिए तो बहुत है, मैं उसमें 300-400 रुपये रखना शुरू कर दूँ तो ये ज्यादती है, जुल्म नहीं होना चाहिए। ताकि आप लोग, अच्छा इसी तरह जो पेपैल है उसमें आप अगर पेपल टू पेपल किसी को पैसे पे करते हैं तो कोई पैसे नहीं लगते, हमने भी वही रखा है। आपने काशिफ जावेद ने अमानुल्लाह को पैसे देने, कोई पेमेंट नहीं लगेगी उसमें, सब फ्री है, क्योंकि वो सिस्टम के अंदर ही मूव हो रहा है ना। ठीक, हाँ, जब आप पैसे निकालने जाएंगे या जमा कराएंगे उसमें अगर कोई बैंक चार्जेस ले रहा है तो वो आपको पे करने पड़ेंगे, बाकी उसके अलावा कोई वो नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि रिमशा बेसिकली बिग चेन, ब्लॉकचेन, बिटकॉइन ये सब एग्जिस्ट करते हैं, जिंदा है, सही है। अभी ये जो है बेसिकली कॉमन पब्लिक में नहीं है, अभी ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर है कि आप खरीद लें, जैसे सोना खरीद के रख लिया इतने अरसे में बढ़ जाएगा, मगर ना करना, बिल्कुल भी ना करना। इसलिए ना करना, उसकी वजह ये है कि ये सब डिजिटल है। डिजिटल बबल बस्ट हुआ था याहू के हैक होने से। अमेरिका में डिजिटल बबल जो बस्ट हुआ था वो याहू हैक हो गया था। तो जिस वक्त याहू हैक हुआ है तो उसकी जो $10 का जो शेयर था वो $360 का हो गया था। मैं फिर कभी किसी वक्त होगा ना तो तुम लोगों को शेयर फिलॉसफी से बताऊंगा कि होती किस तरह से, क्या चीज़ होती है। तो जो बिटकॉइन है ना, वो भी यही चीज़ है कि वो एक डिजिटल चीज़ है। तो हुआ ये था कि याहू जो है ना हैक हो गया था, $310 का शेयर था वो $360 का हो गया। अचानक वो पता चला हैक हो गया, र्यूमर आई कि वो पूरा उसका डाटा उड़ गया। डाटा उड़ने का मतलब ये कि याहू खत्म, कंपनी खत्म, लोगों का उस पर आना जाना खत्म। ठीक, तो क्या हुआ कि उसका शेयर एकदम से मार्केट के अंदर गिरा और $150 नीचे गिर गया मिनटों के अंदर। उनको ट्रेडिंग रोकनी पड़ गई उसकी। अब उन्होंने बैन लगा दिया ना, इस तरह से कर दिया कि अगर किसी की बहुत ज़्यादा डाउन हो रही होती है ट्रेडिंग बैन लगा देते, नेक्स्ट डे खुली और डाउन हो गई। तो उस वक्त पहली दफ़ा दुनिया को एहसास ये हुआ कि अगर कोई डिजिटल कंपनी जो है वो बैंकरप्ट होती है या वो ख़त्म होती है तो जो उसके इन्वेस्टर्स हैं उनको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक सीडी है, एक सॉफ्टवेयर पे आ गई थी। एक सॉफ्टवेयर 100 आदमियों ने मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक सीडी पे आ रहा है, वो पायलट हो गया, बिक गया, उसकी वर्थ क्या रही? कुछ भी नहीं। तो याहू के हैक होने से, और वो हैक भी नहीं हुआ था, उस पर सिर्फ एक स्प्रे की कमांड आती है यूनिक्स के अंदर, वो रन की गई थी, जिससे कि उसका इतनी ज़्यादा उससे डिमांड कर ली गई थी, इतनी ज़्यादा डिमांड कर ली गई थी, इतनी ज़्यादा रिक्वेस्टें आई थी उसके ऊपर कि वो रिक्वेस्ट को बैक नहीं कर सका, तो उसने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया। अच्छा, सिस्टम क्यू में था, तो जब तक वो रिफ्रेश नहीं होता क्यू ख़त्म नहीं होती, तो क्यू में लगा हुआ था और कंटिन्यूसली उसके ऊपर रिक्वेस्टें वो लोग भेज रहे थे जो हैकर्स थे।
तो उसकी वजह से लोगों को एक्सेस बंद हो गया और ये र्यूमर उन्हीं ने उड़ाई जिन्होंने उसको ख़त्म करना था कि जी उसका हैक हो गया सिस्टम और सिस्टम ख़त्म हो गए, बंद हो गए, पूरे के पूरे हैक हो गए, उड़ा दिए गए सिस्टम पूरे। तो हज़ारों लोगों के ईमेल, डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ उस पर सब खत्म हो गए। याहू पहला सर्च इंजन था जो बहुत ऊपर था। अब याद रखो कि याहू को पीछे हटा दिया। याहू आज भी एक सर्च इंजन है। किसने? गूगल ने। गूगल ने हटाने के लिए क्या फिलॉसफी यूज की ये फिर हम कभी बताएंगे तुम्हें, मगर वो ले आए, अपनी चीज सामने ले आए और वो कामयाब हो गए। बिंग आई जो आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट का था वो अपनी जगह नहीं रहा, उसकी जगह फायरफॉक्स ने ले ली। लेकिन फायरफॉक्स भी इतना गया। अब ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, क्या होता है, ये जो नया कोर्स अभी अलीना आपको कराएंगी ना, उसमें जो डिजिटल मार्केटिंग का जो है ना, जो वीलॉग और बीलॉग बनाने के चक्कर है ना, उसमें सब आप समझेंगे ये होती क्या चीज़ें बेसिकली। तो देखो अब क्या हुआ कि जिस वक्त डिजिटल करेंसी वो हुई तो फिर याहू के लोगों ने पता किया कि भाई अगर एक टेक्सटाइल मिल है वो कल को बैंकरप्ट होती है तो उसकी मशीनरी होगी, उसकी उसकी ज़मीन होगी, उसके ऑफिस होगा, उसकी इन्वेंट्री होगी, वो बिकेगी। तो जितने इन्वेस्टर्स हैं कुछ ना कुछ तो आएगा। अगर 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट है तो कुछ नहीं हुआ तो चलो 50 रुपए आ जाएंगे, कुछ ना कुछ तो आएगा। अब याहू बैंकरप्ट हो गया जिसके ऊपर आपके 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी तो उसमें बिकने के लिए कुछ है ही नहीं, हवा थी, डिजिटल था, वो सब खत्म हो गया, जीरो हो गया, कुछ भी नहीं आएगा, तो टोटल लॉस। फिर उन्होंने क्या किया, बैंकों ने और बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ने सॉफ्टवेयर परचेज करने के लिए लोन देने से मना कर दिया। अगर कोई कंपनी का ना ये हमने ये सॉफ्टवेयर खरीदना है और हमें ये काम करना है, वो नहीं देते अब लोन। अब कोलेट्रल नहीं माना जाता उसको। आप मशीन खरीदें, आप कहेंगे मुझे एक हैंड मोल्डिंग मशीन खरीदनी है या मुझे एक मोल्डिंग मशीन लगानी है, 20 लाख रुपए की है, बैंक आपको 15 लाख रुपए दे देगा। आप उससे कहें मुझे ये सॉफ्टवेयर खरीदना है, ये 2 लाख रुपए का है, मुझे 50,000 रुपए दे दूँ, बैंक नहीं देगा, क्योंकि अब उनकी पॉलिसीज में ख़त्म हो गई। तो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, इसलिए कि मेरे अपने उसूलों के मुताबिक, बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी, बाकी ऊपर गया है, बहुत से लोगों ने पैसा कमाया होगा, बहुत से लोगों ने नहीं कमाया होगा, लेकिन बात ये ब्लॉकचेन डिजिटल है, आप उस चीज़ पे क्यों नहीं वर्क अपना करें जिससे कि आप कमा सकें, फिजिकली चीज़ों को लेकर के आ सकें। तो मेरी अपनी फिलॉसफी है कि हाँ चीज़ें नज़र आती हैं बहुत अच्छी, बहुत सारे गेम्स इस तरह के हैं, फिर हम कभी डिस्कस करेंगे, क्लास बहुत लंबी हो गई है, वरना तो इतना कुछ है बताने के लिए कि तुम लोग हैरान रह जाओ दुनिया में हो क्या रहा है। वेल आगे आने वाला दौर बहुत वो है। अब मैं अगला जो वीक होगा वो लास्ट क्लास होगी, उससे पहले तुम लोग मुझे अपनी सारी डिटेल भेज देना, फिर हम फरवरी में तुम लोगों को जॉब्स की जिन लोगों को ऑफर करनी है वो एक इंटरव्यू करके कर लेंगे और फिर तुम लोग हमारे लिए अपने लिए काम करना शुरू कर देना और फिर हम जो है उसको एक कंक्लूजन पे ले आएंगे। तो विनबे और 4-5 चीज़ें और हैं, बट तुम लोगों की किचन मनी शुरू हो जाएगी और बाकी जो काम है वो शुरू हो जाएगा और जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी वो हम तुमको दे देंगे और जो तुम लोगों को प्रोडक्ट्स सर्च करनी है वो तुम लोग शुरू कर देना, ठीक है। तो मेरे ख्याल इस क्लास को यहाँ ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन, इफ एनीबॉडी हैज गॉट एनी क्वेश्चन। सर जी सर ये पूछना था टेस्ट किस बेसिस पे होगा, क्या होगा टेस्ट में? अच्छा, टेस्ट में तो जो हमने अपना पढ़ाया उसके वो होंगे MCQs टाइप के होंगे और बिल्कुल सिंपल से हैं, जो जैसे तुमने लेट ज्वाइन किया था और अब तुम लोग उससे वीडियोस देख करके उसमें से होगी, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। उसमें सिर्फ ये है कि आपको जो लिस्टिंग है उसके बारे में कितना पता है, HTML लिस्टिंग के बारे में क्या होगा, किस तरह से होता है, अगर कोई साइबर फ्रॉड है तो उसको आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे, ये चीज़ें खाली। सर ये ओके सर, टेस्ट ओके। किस तरह से कंडक्ट किस तरह से होगा? गूगल फॉर्म ऑनलाइन वगैरह के थ्रू होगा? नहीं, गूगल फॉर्म हम नहीं करते भाई, हम लोग गूगल फॉर्म वगैरह हम लोग नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि गूगल फॉर्म तो वो करता है जिसके पीछे अपने कोई बेस ना हो। तो हमारा तो अपना पूरा टेस्टिंग मेथड है, ऑनलाइन EMS है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग मैनेजमेंट LMS सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। उसी के थ्रू आपको एक ID मिलेगी, उस ID पे आप जाएंगे, लॉगिन होंगे और वो टेस्ट के क्वेश्चन आंसर आएंगे, आप उसमें MCQs होंगे, 1 घंटे का क्वेश्चन हो आंसर होगा, उसमें आप कर देंगे सारे। जी सर टेस्ट है कब? सॉरी सर टेस्ट है कब? ये नेक्स्ट वीक के बाद, लास्ट क्लास के बाद किसी भी दिन रख लेंगे, फरवरी के फर्स्ट वीक में रख लेंगे। ओके अच्छा,
आपको मेरी आवाज आ रही है अली? जी आ रही है, जी आ रही है, पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये कि ये जो बिटकॉइन है, मैं हमेशा ये कहती हूँ शेयर्स हैं, बिटकॉइन है। देखें, मैंने एक चीज 12,000 की खरीदी है, पर चला वो 3,000 की हो गई, तो किसी की जेब में तो 9,000 है ना, किसी के पास है ना मेरे 9,000। बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ, मैं इसमें आपको देखिए, मैं इसमें आपका क्वेश्चन पूरा हो गया क्वेश्चन, या मैं? हाँ नहीं, मेरा लेकिन मैं ये मैं हमेशा ये कहती हूँ, लोग कहते हैं मार्केट खराब है, मैं कहती हूँ मेरी जेब से तो चला गया, मगर किसी की जेब में तो चला गया ना वो पैसा। मेरे पास से तो चला गया, मगर किसी और के पास से मेरा पैसा है। एम आई राइट और रॉन्ग? 100% राइट, 100% राइट। देखिए, मैंने जो है ये चेस डिपार्टमेंटल स्टोर है, पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, सब लोग जानते हैं उसको। उनके ओनर हैं, उन लोगों से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। शब्बीर रफ़ीक है, और अपना हमारा हमने एक हमने बनाया, सॉफ्टवेयर हाउस बनाया विंसन हाउस क्लिफ्टन के अंदर, वो हमारे साथ पार्टनर थे उसमें। वो शेयर मार्केट में काम करते थे। उन्होंने फिर मुझे एक दिन बैठा करके ना पूरा, हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना था शेयर मार्केट के लिए, उस वक्त नहीं आया था, वो ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं होती, शुरू हो रहा था उस वक्त। मैंने बहुत डीप इसमें स्टडी की। आप वाकई सही कह रही हैं, बहुत बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं। एक वाइट कॉलर क्राइम होता है, और उसके अंदर पैसे कमाने वाले कोई और लोग होते हैं। ये मुख्तलिफ शक्लों में होते हैं ये फ्रॉड। इसमें से एक जो है ना, वो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ बहरिया टाउन की। ज़मीन है नहीं, प्रॉपर्टी अनाउंस कर दी गई, ठीक, ज़मीन नहीं है उनके पास। 1,000 प्लॉट्स हैं, 5,000 प्लॉट्स की फाइलें बन गई, और उसकी कीमत रख दी गई स्टार्टिंग के अंदर 15,000 रुपये, कि जी फॉर्म की कीमत है 15,000 रुपये ऑफिशियल। फिर मार्केट में उसके ऊपर एकदम से हल्ला मचता है, और वही फाइल जो है ना 1-1, 2-2 लाख रुपए में बिकने लगती है। क्यों जी? जी मार्केट के रेट ऊपर चले गए। ये सारा वो फ्रॉड करते हैं। मेरे पास एक लड़का काम करता था जब मैं पाकिस्तान में इंटरेक्ट चला रहा था, बाद में वो इनके उसमें चला गया, बहरिया के अकाउंट्स में चला गया। तो एक दिन उससे बात हो रही, कहते हमको स्ट्रिक्टली मना है, हम ऑफिस वाले कोई शख्स फाइल नहीं खरीद सकता। अच्छा, कल को आप चले जाते हैं कंपनी के पास, अब कुछ आपका सवाल का जवाब आ रहा है, कंपनी के पास चले जाते हैं, कहते हैं ये मुझे नहीं चाहिए फाइल, पैसे ले, मुझे मेरे पैसे वापस करें। वो लेंगे आपसे, कहेंगे हाँ लाइए दीजिए, इतने इतने पैसे कटे, 15,000 का आपका वो था जो कि नॉन रिफंडेबल है, इसके ऊपर आपने इतने पैसे जमा कराए, तो उसमें से कैंसिलेशन फीस वगैरह मिला करके आपके हाथ में 10 रुपये तक बढ़ा देंगे। ठीक है, उनका तो कुछ नहीं गया। अच्छा, ये फिर पैसे गए कहाँ? अब आपका सवाल आता है, दारू जी एक सेकंड का जवाब दो, ये पैसे जाते कहाँ हैं? मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या किया, आप बाहर निकली, वो फाइल लेके बाहर निकला, बाहर उनके छोड़े हुए ब्रोकर खड़े हैं। उसने कहा यार ये फाइल मुझे भेज दो यार, बहुत लंबी लाइन है, मुझे भेज दे। ये ले तू ऐसा कर, 15,000 की लाइन है, ये 10,000 ऊपर रख, 25,000 में दे दे। उसने 25 में खरीदी। दूसरा एक और आया, यार ये 35 में खरीद लिया। लाइन में लगे लोगों ने देखा, यार मैं तो अंदर से 15, वो गया अंदर से 15 की उसने खरीदी, लेकर आया बाहर, फौरन एक आदमी ने 40,000 रुपये उसको दे दिए, उसने खरीदी। अरे ये तो मेरे तो पैसे मजे आ गए भाई, मतलब 15,000 की फाइल अंदर से लेकर के आए और 40,000 में बिक गई। अब वो क्या करेगा, वो 6 आदमी अपने घर से और बुलाएगा, उन सबको कहेगा लाइन में लग जाओ। अच्छा, उसने देखा कि फाइल की डिमांड एकदम से है 45,000, 40,000 में मैंने बेची है, मैंने खरीदी है, अब 40,000 उसके पास आ गए। ठीक, ये हो गया। अब उसने को अगले ने नजर आया कि 45-50 में बिक रही है। अंदर से एक बंदा आया, उसने कहा यार मुझे फाइल दो। उसने कहा 35 की दूंगा। उसने कहा ये पकड़ 35 ले आ भाई। अब वो 35 वो उनका अपना बंदा आया था, ठीक है, अंदर से 15 के उसने दिए, यहाँ पे उसने 40 में खरीदी, 25 तो यानी इसके पास आए थे ना, अब ये इसने 35 वापस दे दिए। अब इसके सिर्फ 5,000 रुपए रह गए। अब इस तरह से करके क्या करते हैं, ये प्राइस को ऊपर लेकर आते हैं, खुद ही खरीदते हैं। मैं और शाहरुख हैं, या मैं धारीजू हैं, या मैं और आप हैं। हमने क्या किया कि हमने एक चीज़ बनाई और आपस में खरीदो फरोख्त शुरू कर दी। मैंने एक प्लॉट लिया, मैंने शाहरुख को बेचा, मैंने 1 करोड़ का प्लॉट लिया, मैंने शाहरुख को बेच दिया 1 करोड़ 20 लाख का, उसने धारीजू को बेच दिया 140 का, उसने आपको बेच दिया 180 का, उसने काशिर जावेद को बेच दिया 2 करोड़, और हम सब आपस में मिले हुए थे। वकार देख रहे हैं यार ये तो बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा है, मैं खरीद लेता हूँ। उसने उससे कहा यार एक काम करो, मुझे तुम कितने में दो? उसने कहा मैं 2.5 से तो पैसा कम नहीं दूंगा। 2.5 में दे दिए। अगले की उसके पास, अच्छा वकार को आवाज़ आ रही है कि भाई इतने का मैं 2.20 में खरीदूँ। अब वकार लेके बैठ गए कि ये 2.10 की आ गई। पैसे तो हमारे वही थे, हम आपस में खेल रहे थे 2.20। अब जो 2.20 के पैसे थे ना,
वो वकार तो जेन्युइन बायर थे, उनके 2 करोड़ रुपए निकल गए। अब असल मार्केट में आखिर में आके क्या हुआ जी, बेचना है, हाँ भाई लेने के 40 लाख में ले लेंगे चले। तो वो पैसा कहाँ गया? वो ये जो पीछे एक चोर ग्रुप बैठा हुआ था उसने कमा दिया। बहरिया में मलिक रियाज इतना अमीर बन गया, वो कैसे बन गया? यही सारे तरीके इस्तेमाल हुए। अच्छा, जो लोग जेन्युइन काम करते हैं ना, तो फिर वो ये सब कुछ नहीं करते। हजार प्लॉट है ना, तो 1000 प्लॉट उन्होंने बेचे, 1000 मकान बनाएंगे, वो आपसे पैसे लेंगे, वो बेचते चले जाएंगे। यहाँ पे हुआ ये कि एक चोरों का एक सर्कल बन गया। और वो अच्छा, ये बिटकॉइन में भी ना बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं। ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन ऐसे ही ऊपर आ गया, ये बीच में बिल्कुल डाउन भी हो गया था, फिर ऊपर उठा लेते हैं, फिर डाउन करते हैं। एक और फ्रॉड बताता हूँ। आप लोगों ने एक बहुत मशहूर नाम सुना होगा, आपके पास वो एक बहुत ही, मैं नाम भूल गया उसका, बहुत ही हेल्दी सा मोटा सा आदमी है वो, और वो डिफेंस के अंदर वो 1000 यानी जब वो बकरीद होती है तो उसके घर के बाहर 100 गायें बनती हैं, 100 जानवर वो होता है, और ऊँट होते हैं, सब कुछ होते हैं, वो ज़िबा करता है सारा कुछ। ठीक, अच्छा भाई, और मैं उसका नाम भूल गया, मेरा नाम याद नहीं है, अकील, हाँ अकील डैडी, अकील। इन पे पिछले दिनों ये लोग क्या करते हैं, कभी भी अपने सामने खुद अपने इनके इन्होंने एक कंपनी बनाई, और उस कंपनी ने जाकर के कंसल्टेंसी साइन कर ली EOBI से, जो आपके ओल्ड एज बेनिफिट वाली कंपनी, उसके साथ कर ली। ठीक, अब ओल्ड एज बेनिफिट वाली कंपनियों के साथ जब उसने एग्रीमेंट साइन कर लिया, उसके कंसल्टेंट बन गए। अब सब ऊपर आपस में मिले होते, और उन्होंने उनको कहा कि आप फलानी कंपनी के शेयर उठा लें, क्योंकि EOBI के पास फंड होता है जिसको वो म्यूचुअल फंड कहते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं और उसको लगा सकते हैं किसी कारोबार में, ऐसे कारोबार में जिसमें कि पैसा रिट्रीव होने के फॉरन चांसेस हो। शेयर्स ऐसे हैं कि आप बेचें, कल आपको पैसे मिल जाएंगे, प्रॉफिट और लॉस हो दोनों सूरतों में। तो अब क्या हुआ कि जी उन्होंने क्या किया, अगर देखें, अगर आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो फैक्ट्री बेचने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप प्राइस बॉन्ड लेते हैं तो दूसरे दिन बेच सकते हैं, क्योंकि उसका ग्राहक अलग होता है। इसी तरह शेयर जो है ना, पेपर मनी है, पेपर पे होता है सब कुछ, फिजिकल कुछ नहीं होता। और वो कंपनी है फौजी फाउंडेशन, उसमें आपने शेयर ले लिए, आपका फिजिकल कुछ नहीं, आप शेयर बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसी तरह से क्या हुआ, उन्होंने जाके EOBI में 6 अरब रुपए के उनके वो बिकवा दिए, शेयर्स खरीदा लिए। और उस वक्त शेयर जिस वक्त नीचे था बिल्कुल, उन्होंने कहा आप खरीदें, ये बहुत ऊपर जाएगा, थोड़ी देर के ऊपर उसके ऊपर लेके चलेगा उसको। और ले जाने के बाद उन्होंने क्या किया कि EOBI से शेयर बिकवा दिए 6 अरब रुपए के। उसके बाद शेयर प्राइस नीचे गिर गई, EOBI को 4 अरब रुपए का नुकसान हो गया। तो अब उसके अंदर क्या हुआ कि जो 2 लोग थे, जो ऑफिसर थे, उनको फायर कर दिया गया, खत्म हो गया, ये गलत डिसीजन ले लिया। पैसा कहाँ गया? उस शेयर को पहले से उठा लिया गया था, और उठा करके इसी तरह से उसकी प्राइस ऊपर ला करके एक बने बनाए एक मेथड के थ्रू उसको बेच दिया गया था। तो जितने बड़े बड़े लोग होते हैं ना, ये सारे फ्रॉड इस तरह से करते हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि इस चीज़ में तो हाथ ही ना डालें, क्योंकि आपके कंट्रोल में कुछ नहीं। तो वो आप सही करिए। एक और चीज़ बताता हूँ, एक वाइट कॉलर क्राइम और हुआ था, वो हुआ था प्रॉपर्टीज़ के अंदर, जो 2012-13 के अंदर एक डिप्रेशन इंटरनेशनली और अमेरिका में भी आया। उसके अंदर वो कहते हैं कि जी जो घरों की कीमत नहीं बहुत ऊपर चली गई, वो बहुत बड़ा फ्रॉड, वो बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। उसको मैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर कभी डिफाइन करूंगा कि वो फ्रॉड किस तरह से हुआ। प्राइसेस ऊपर गई थी, कंपनियां बड़ी बड़ी बैंकरप्ट हो गई थी, जिन कंपनियों ने लोन दिए थे उनके पीछे टारगेट किसको किया गया था, किसका पैसा निकाला गया था। तो वो सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं, सामने हैं। लेकिन हम लोग जो ये, तो आप लोगों का ग्रुप है, मैं इसमें सिर्फ डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन बेसिक जो है ना वो ये है कि ये हमारे तुम्हारे कंट्रोल से बाहर होती चीज़, तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा पढ़ते नहीं, ठीक है। लेकिन समझते हैं, और समझ के एक दूसरे से डिस्कस करना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे को बचा सकें इस चीज़ों से, ठीक है। हाँ जी, धारी जो अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी बेटा। सर बहुत अच्छी क्लास रही आज की भी माशाल्लाह से। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि डिजिटल करेंसी के हवाले से जहाँ तक थोड़ी मेरी इंफॉर्मेशन है उसके हवाले से, जो मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड्स हैं, और हम में से 90% लोगों के पास जो बेटा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, तुम चाहो तो लिख के पूछ लो, मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा पूरा।
उनके पास बात भी होगा, तो वीजा कार्ड है वो ब्लॉक हो गए थे। जी सर, मैं सब ठीक है, मैं लेके पूछ लूंगा और कल कोई तो देखो तो उन हाँ, असल जी में जी तुम्हारी आवाज आई नहीं, और अगर तुम लिख लोगे ना तो मैं तुमको फिर बता दूंगा। तो इतनी देर में तुम लिखो सवाल, में मैं तुम्हें जवाब दे देता हूँ, फिर बाकी किसी और का सवाल हो तो मैं वो ले लेता हूँ, फिर मैं तुम्हें जवाब दे देता हूँ, ठीक है? एनी अदर, एनीबडी हैज गॉट एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? तो ठीक है धारी, फिर तुम मुझसे डायरेक्टली प्राइवेट उसमें पूछ लेना, और मैं तुम्हें बता दूंगा सारी डिटेल जो भी है, और ये कि वो भी किस तरह से काम करते हैं, मास्टर कार्ड वगैरह वो सब देख सकते हैं, ठीक है? सर जी जी बेटा। सर ये विनबे पे जो लिस्टिंग है, इसमें ये पूछना था कि जब हम लिस्टिंग करते हैं तो वो एक्सपायर हो जाती है, क्योंकि अभी तक ये लॉन्च नहीं हुई है। हाँ, तो फायदा नहीं हो रहा मतलब अभी लिस्ट करने का, तो अभी नहीं हम नहीं नहीं, करें कि फिक्स नहीं नहीं, करें? नहीं, आप करें, बिल्कुल करें। जो एक्सपायर हो रही है ना, वो हम ऑटोमेटिकली यहाँ से रिन्यू कर सकते हैं, वो हमें इसमें कोई इश्यूज नहीं है। यानी वो आपकी लिस्टिंग बाकी होती है, सिस्टम में एक्सपायर हो जाती है, क्योंकि डेट जो होती है ना उसकी, वो टाइम चला जाता है, तो वो हम उसको ऑटोमेटिकली यहीं से रिवाइज कर सकते हैं, और आप खुद भी रिस्टॉल कर सकते हैं। एक्सपायर्ड उसमें होगी ना, मैं उसमें भी ऑप्शन ओपन कर दूंगा, एक्सपायर हो गई, आपने रिन्यू करनी है, आप रिन्यू कर लें, ठीक है? वो हो जाएगी रिन्यू। और उससे चले, ओके सर। हाँ, फर्स्ट वीक से जब ये शुरू होगी ना, तो हम उससे पहले, मैं असल में बहुत सारी और जो है ना दूसरे प्रोडक्ट्स जो हैं, जो पाकिस्तान में ई फैन आ रहा है, या जो मैंने आपको बताया गैस जनरेशन का जो सिस्टम बनाया है हमने, कि बस आप उसे कनेक्ट करें और आपको 300 से 400 रुपए का एक कार्ट्रिज मिलेगा, जिससे 1 से 2 महीने तक आप अपने घर का चूल्हा जला सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स दुनिया में कहीं नहीं है, और ये प्रोडक्ट्स हमारी अपनी ही हैं, और हमने इससे पहले बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाई हैं। तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा, अब पहली दफ़ा जो है ना बहुत अरसे के बाद मैं पाकिस्तान मार्केट को रिकैप्चर करने जा रहा हूँ, या रिकैप्चर में वहाँ पे अपने आप को एंट्री कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, हम जैसे लोगों को किसी में फंसा के रखते हैं। मैं इस वक्त यहाँ पर अगर किसी जगह जाके कंसल्टेंसी करता हूँ तो मैं $400 £400 पर डे लेता हूँ, मैं 50 पाउंड पर डे लेता हूँ। अच्छा, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई आसमान से आई बात कर रहा हूँ। आप कुछ भी नहीं करें, आप ऐसा करें, जाके जॉब सर्च पे जाएं, जो आपको इंटरनेट के ऊपर जो आपके पास जो भी लोग उसके हैं, आईटी वगैरह के इस तरह के लोग हैं, तो उनकी आपको आवरली रेट्स मिलेंगे 40-45 पाउंड। यानी क्योंकि मैं कोई सुपर नेचुरल आदमी नहीं हूँ, या मैं कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ नहीं हूँ कि मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, ये कॉमन रेट है यहाँ का। अच्छा, अब आप सोचें, अगर मुझे $400 $500 मिल रहे हैं, पाउंड मिल रहे हैं पर डे के, और मैं 4 दिन काम करता हूँ, मैं 5 दिन काम करता हूँ, 2000 पाउंड मिलते हैं, यानी 4 लाख रुपए, तो 8 लाख रुपए, यानी 4 लाख रुपए हफ्ते के मिल रहे हैं, 16 लाख रुपए महीने के कमा रहा हूँ। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है, मैं पाकिस्तान जा करके जो है ना वो काम करने की कोशिश करूँ, मैं सुकून से 5 दिन काम करूँ, बाकी इतना 6 महीने काम किया, 6 महीने ऐसी करूँ, घूमूं फिरूं, लाइफ पूरी है, हर तरह की मजे हैं आपके, जो चाहे। और गाड़ियाँ सस्ती हैं, हर चीज़ सस्ती है, बड़े बड़े घर हैं, हर चीज़। और अमेरिका वगैरह में भी इसी तरह से सिलसिला है सारा। तो मैं क्यों करूँ? तो क्या होता है कि जितने भी दुनिया भर से ब्रेन है ना, ये इनको अट्रैक्ट कर लेते हैं और ब्रेन ड्रेन करा के अपने मुल्कों में ले आते हैं। इसीलिए तो यहाँ तरक्की हो रही है, क्योंकि एक आदमी है, काशिफ जावेद है, फर्ज किया, बहुत इंटेलिजेंट है, सारा कुछ है, पाकिस्तान में स्ट्रगल कर रहा है, ठीक। अब पाकिस्तान के अंदर माहौल नहीं बना हुआ कि वो उसकी टैलेंट को एब्जॉर्ब कर सके। वो पहुंच जाता है अमेरिका, उसको वहाँ पे मिल जाता है काम, वो अपनी लाइफ को सीधी कर लेती। अब पाकिस्तान के अंदर से टैलेंट निकल गया। मैं अभी एक इतनी अजीब सी एग्जांपल दूंगा, तुम लोग हैरान रह जाओगे, इसमें इसके बाद में इसको ख़त्म करूंगा। एक सेकेंड। अच्छा, डॉलर विदाउट बैटरी। अच्छा, मैं एक अजीब सी तुम्हें बात बताऊंगा। हमने एक हमारा दाऊद इंजीनियरिंग, क्योंकि मैं पढ़ा भी चुका हूँ वहाँ पे, पढ़ा भी मैंने वहीं से था, NED से डिग्री मिली थी हमें, वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अब उस ग्रुप के अंदर सुबह से जो मजहबी बहसें शुरू होती थी, और वो सारे ग्रुप्स थे, मैंने वो ग्रुप ही लीव कर दिया। भाई, जो चीज़ आप कादियानियों के ऊपर जो ना वो जो ना जिद बहस कर रहे हो, लड़ रहे हो, भाई ये तुम्हारी लाइफ में तुम्हें कुछ नहीं देगा। एक शख्स को आप काफिर काफिर के चक्कर के अंदर के कादियानियों को ये करो, आपने पूरे के पूरे ग्रुप की जो टेक्निकल स्किल्स थी सबको छोड़ करके आप इस चीज़ में लग गया। तो आप ये समझें कि ये गलत हो रहा है सब कुछ ना पाकिस्तान में। अब क्या रह जाएगा इसके बाद, जब ब्रेन ड्रेन हो जाएगा ना, तो लो IQ के लेवल के लोग रह जाएंगे। ये सारी दुनिया को इसी तरह से कर रहे हैं, अफ्रीका से भी,
अच्छे दिमाग वाला इमिग्रेशन कर लो। अब कनाडा ने इस वक्त स्किल के लिए ओपन कर दी, यानी आपकी डिग्री भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपने इंटर किया हुआ है, लेकिन स्किल आपके पास है, आपको इमिग्रेशन दे रहा है। हर वो शख्स जो इमिग्रेट होके जाता है ना, 20-25-50 हज़ार डॉलर लेके जाता है साथ में, तो आपके मुल्क से 50,000 डॉलर की उनकी इकोनॉमी में ऐड हो गया, तो वो तो अपने आप को स्टैब्लिश किए चले जा रहे हैं। तो सारे अच्छे ज़हीन लोग, कामयाब लोग वहाँ जमा हो जाएंगे, बाकी सब कचरा यहाँ रह जाएगा, वो आपस में इन्हीं चीज़ों में लड़ते रहेंगे। तो हमने उस कल्चर को थोड़ा सा चेंज करना है। अब बहुत अरसे के बाद ये हुआ कि हमने डिसाइड किया कि हम ये करें, लेकिन इस दफ़ा मेरा थोड़ा सा चेंज है। तो अगर मैं बहुत अच्छे पैसे कमा रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ ऐसे माहौल में जहाँ पर के चोरी चकारी डकैती, सड़कों के ऊपर जो है ना गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि ट्रैफिक जाम इतने ज़्यादा हो रहे हैं और लाइट जाती है, सब कुछ होता है और सफाई सुथराई है, तो मैं नहीं चाहूँगा। यानी एक नेचुरल सी चीज़ है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ भी तो लोग रह रहे हैं और आपका अपना मुल्क है, तो आपको नहीं करना। तो अब मैंने ये दो इस वक्त जो डायरेक्शन चेंज की, वो ये की कि यूएस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यूएस को हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को वहाँ पे लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान को हम नहीं छोड़ रहे, पाकिस्तान में भी साथ साथ काम करें। तुम सब लोग थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ी सी सेटिंग करो, यहाँ निकल के दूसरे मुल्क में आके सेटिंग ज़रूर रखो, फिर भले से पाकिस्तान के लिए भी साथ साथ काम करते रहो। इससे तुम्हारी डेवलपमेंट होती है, इससे तुम्हें नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिससे तुम्हारा दिमाग खुलता है, जिससे तुम चीज़ों को समझते हो, ऑब्जॉर्व करते हो, और फिर तुम्हें समझ में आता है कि हम क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। अगर आपने कभी भी एक आवाज़ आई कहीं से, म्याऊं करके आवाज़ आई, अब आपने कभी बिल्ली का नाम नहीं सुना, बिल्ली की आवाज़ नहीं सुनी, आप हैरान रह जाओगे क्या चीज़ है। तो लेकिन अगर आपको पहले से पता होगा कि ये आवाज़ बिल्ली की है, तो आप कहोगे शायद दूसरे कमरे में बिल्ली है। तो जिसको इल्म होगा ना वो जानेगा, जिसको इल्म नहीं होगा उसके लिए बेकार हो जाएगा। तो इल्म हासिल करना ज़रूरी है, स्किल हासिल करना ज़रूरी है कामयाबी के लिए, बस वो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है। अगर वो टारगेट तुम्हारा पूरा हो गया, लाइफ आसान है। मैं तुम लोगों को इतना बता दूं कि तुम लोग जितने लोग हो ना, ये 1-2 लाख रुपए महीना कमाना तो कोई मसला ही नहीं है। यानी मैंने तुम्हें सिर्फ प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करके बता दिए, तुम्हें मैंने रिफिल इंक का बता दिया, आज जाओ काली इंक बनानी है ना, मैं तुम्हें को तरीक़ेकार बता देता हूँ, पहले नहीं बता रहा था, चलो बता देता हूँ। ये जो वो स्टैम्प पैड आती है ना, उसके अंदर जो इंक उसके ऊपर से डाली जाती है, वो वही इंक है जो कि प्रिंटर इंक में चलती है, 200 रुपए की मिलती है। यहाँ कितने की बिक रही है? 9 पाउंड की बिक रही है पूरा सेट। उसमें रेड भी आता है, ग्रीन भी आता है। उसी को आपने डाइल्यूट करना है, डाइल्यूट करके आपने डब्बों में पैक करके भेजना शुरू कर देना है, बिक रही है माल यार। लेकिन तुम्हें तो इल्म नहीं था ना, तुम्हें किसी ने बताया। अगर तुम नहीं ज्वाइन करते, नहीं आते इसमें, तो तुम्हें ये बातें नहीं पता चलती। एक चीज़ है, 3,000 रुपए की बिक रही है, 300 रुपए की पड़ रही है, 400 रुपए की पड़ रही है, तो फिर प्रॉफिट तो आ रहा है ना यार, बड़ा प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन ये बातें तो तुम लोगों को नहीं पता थी। तो जिन लोगों को तुम लोगों को किस चीज़ पर लगा दिया गया, तुम लोगों को लगा दिया ड्रॉप शिपिंग पे, लेबर वर्क पे, ड्रॉप शिपिंग पे लगा दिया। बट ड्रॉप शिपिंग करो, दुनिया लगी हुई है ड्रॉप शिपिंग के पीछे। मैं आप लोगों को सब चीज़ों से हटा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, समझ जाइए। पैसे कमाने, अच्छे पैसे कमाने, तो स्किल हासिल करना ज़रूरी है। स्किल हासिल करोगे तो आगे बढ़ोगे। जी सादिया जी बेटा। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये पूछना था, आप ये जो गैस वाली जो आपने उसका बताया है, तो ये मतलब ये कर सकते हैं कि अगर हम उसको गीजर वगैरह के साथ अटैच करें तो वो उसको भी गैस प्रोवाइड कर सकता है? क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता है गैस का कुछ ज्यादा इशू है। 100% है, ये नई प्रोडक्ट है और ये अभी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है, ये है ही मेरी अपनी, इसकी तो मैं पेटेंट करके वहाँ पे देने जा रहा हूँ। और ये मज़े की बात ये कि किसी भी जगह पे इस्तेमाल हो सकती है, आप बिल्कुल यूज़ करें उसको, आप गीज़र चलाएं, उससे करें। एक और चीज़ है जो क्योंकि सर बहरिया टाउन वगैरह में तो गैस अभी तक वहाँ पे उन लोगों को प्रोवाइड की ही नहीं गई है। नहीं होगी, तो नहीं होगी। मैं तुम लोगों को कुछ बातें बता देता हूँ, समझ लो। मैंने ये सुई साउदर्न गैस में जो पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है ना, इसका चीफ इंजीनियर है, ये मेरा सगा भाई है बड़ा, और वो पाकिस्तान में थे, वो चीफ इंजीनियर थे उसके, और अभी उन्होंने रिटायर हुए वो। तो वो हम उनके साथ भी थे, और फिर मैंने इनके कंप्रेशन स्टेशन नंबर 7 पे काम किया हुआ है। इनकी हमने पूरी की पूरी इनका एक एवरेजर होता है, एक चीज़ मशीन कहलाती है एवरेजर, जो वाल्व होता है ना, वहाँ से जो गैस निकलती है उसको मॉनिटर करती है पीपीएल, क्योंकि पीपीएल की है ना सुई गैस, और ये सारी ब्रिटिश कंपनी है।
और उसके शेयर्स पाकिस्तान में, तो वो पैसा सारा बाहर जाता है, लेकिन वो एक अलग बहस है। लेकिन जब वो बनती है तो फिर दो और कंपनियों को दिया जाता है, सुई नार्दर्न और सुई साउदर्न को दिया जाता है। सुई नार्दर्न वो है जो कि नॉर्दर्न एरियाज के लिए ट्रांसमिशन कंपनी है, जिसने कि पाइपलाइन डाली है, गैस की लाइनें डाली हैं जो घरों तक पहुँचाई है जिसने। जैसे केएससी है, केएससी की पावर जनरेशन कहीं और हो रही है, लेकिन केएससी पूरे खंभों को मेंटेन करती है, वायर डालती है, सारा कुछ आपके घर तक लेकर आती है, उसके पैसे लेती है, लाइन रेंट लेती है, सब कुछ करती है। तो सुई साधन इस पर एक मशीन लगती है, उसका नाम है एवरेजर। एवरेजर ये बताती है कि कितना प्रेशर रिलीज हुआ, जो सुई नार्दर्न को गया सुई, और उसके हिसाब से बिलिंग होती है। पीपीएल बिल लेती है सुई नार्दर्न सुई साधन से, और उनका काम चलता है। सुई नार्दर्न डिस्ट्रीब्यूशन करती है, आपसे पैसे लेती है। 2011 के अंदर गैस खत्म हो चुकी है, प्रेशर इतना डाउन हो चुका था कि इसीलिए ये हुआ था कि एग्रीमेंट साइन हुए थे कि हमको गैस बाहर से लेनी पड़ेगी, और वो प्रेशर बिल्कुल डाउन होते। फिर उसमें क्या करते हैं, जब प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं, उसको पंप करते हैं और बूस्ट करते हैं उसको, फिर बूस्ट करके लेकर के आते हैं। तो जब सर्दियाँ होती हैं तो सर्दियों में लाइनों के अंदर जो है ना, जो गैस है वो सुकड़ जाती है। देखो किसी भी जगह पानी को गर्म करोगे तो भाप बनेगी, क्या करेगी कि वो एकदम से प्रेशर डेवलप कर लेगी, ठीक है। और उसको जैसे आप प्रेशर कुकर के अंदर खाना बनाते, जैसे ही आप उसकी वो लिड हटाते हैं तो एकदम से वो निकलता है ना, ऊपर निकलता है, पूरी भाप निकलती है पूरी की पूरी। तो वो जो चक्कर है वो इसी तरह से, तो गैस सर्दियों के अंदर जो ठंडी हो जाती है तो प्रेशर इतना डाउन हो चुका है कि फिर वो आपके घरों में नहीं चल पाती। हाँ क्या, अच्छा। अब उसके बाद क्या होता है कि अगली चीज़ क्या होती है, अगली चीज़ ये होती है कि आपके पास ये जो है क्या नाम इसका, तो इसी तरह से अब उनके पास गैस खत्म हो चुकी है, तो एलएनजी का एग्रीमेंट साइन हुआ। करप्शन तो बहुत ज़्यादा है ना, ईरान से बहुत सस्ती गैस आ रही थी और उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं थी। क्यों? क्योंकि सुई बलूचिस्तान में और ईरान से सिर्फ 100-150 किलोमीटर, जैसे कराची से हैदराबाद इतनी दूर के फासले पे ईरान लग जाता, वहाँ पे उनके पास गैस अवेलेबल थी, वो उनको दे रहे थे, तो कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं थी। एग्रीमेंट साइन हो गया, बहुत सस्ती गैस थी, मगर उस पर अमल दरामद नहीं हो, क्योंकि अमेरिका बहादुर जो है वो ईरान के ऊपर पाबंदियाँ लगा के बैठे थे। तो एलएनजी का एग्रीमेंट साइन कर लिया गया। एलएनजी के एग्रीमेंट में दाऊद ग्रुप जो है, जैसे दाऊद एनर्जी वगैरह कहते हैं, जो रजाक दाऊद जो आपके मिनिस्टर में बने हुए, उन्होंने एलएनजी स्टोरेज के लिए जो एग्रीमेंट साइन किया, गवर्नमेंट ने उनको पैसे भी दिए, और चाहे वो स्टोरेज यूज हो या ना हो, वो $1 मिलियन पेमेंट करता रहेगा, उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेंट मिलता रहेगा अप टू नेक्स्ट 30 ईयर्स। तो ये सारे के सारे जो अंदर खाते होते हैं ना, खाते, ये सब हुए हैं। अब वो गैस खत्म होती चली जा रही है, तो अब वो गैस एलएनजी आती है, वो उसके अंदर पंप होती है, वो निकलती है, इसीलिए सीएनजी बंद हो गई। अब तुम ये सोचो, हर दूसरी तीसरी गाड़ी सीएनजी पर है छुट्टी। एक सीएनजी किट की कीमत 40,000 रुपये। अगर पाकिस्तान के अंदर 10 लाख गाड़ियों के अंदर एलएनजी किट फिट हुई है, उसको 40 लाख से मल्टीप्लाई करो तो 4 खरब रुपए लोगों के लग चुके हैं सिर्फ एलएनजी लेने के ऊपर, ये सीएनजी किट लगवाने के ऊपर, और सारा का सारा पैसा मुल्क से बाहर गया। और अब आज वो अवेलेबल नहीं है, हफ्ते में 2 दिन अवेलेबल है, 3 दिन अवेलेबल है, और अब प्राइस बढ़ा के इतने लगे। हमने एक डिवाइस बनाई थी कि आप अपने घर में जो है गैस को खुद पूरे दिन में स्टोर करेंगे कि सिर्फ आपकी अपनी गाड़ी में भर सके। वो हमने क्रायोजेनिक मेथड में बनाई। क्रायोजेनिक मेथड क्या है कि गैस को इतना ठंडा कर दो कि सुकड़ के खुद ब खुद लिक्विफाई हो जाए, और वो ट्रांसफ़र कर दें आप उसको, और वो तरीका सेफ था बिल्कुल। लेकिन गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी, कोई परमिशन नहीं देगा, इसलिए कि जो घर में गैस आती है उसके जो रेट है वो बहुत कम है, 10 रुपये 12 रुपये, और उसको 1 महीने के बाद आप पेमेंट करते हैं पर केजी। जो आप लेने जाते हैं वो 80 रुपये किलो, तो वो आपको कैसे अलाउ कर देंगे? तो वो चीज़ें जो ना रुक गई, लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही। तो गैस है नहीं, और तुम सही कह रही हो, ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकेगी। और ये मैंने कराची की, तुमने अच्छा किया बैरियर टाउन का आइडेंटिफाई कर दिया, वो मेरे जहन में नहीं था। मेरे पास तो सिर्फ ये था कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स है वो, और जो जिस तरह लोग इस वक्त मर रहे हैं, जैसे कि अभी पिंडी के अंदर पूरी फैमिली 6 लोग मर गई, वो एक ही कमरे में गैस हीटर चला के सो रहे थे, और वो रात को जो है वो बंद हो गया, गैस आना बंद हो गई, और उसके बाद उन्होंने उसको ऑफ करना भूल गए, और रात भर वो उस कमरे में बंद रहे, और सुबह वो सबके सब मरे हुए मिले। और ये वाक़या अक्सर बेशतर होते रहते हैं। तो देखो, ये सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करके इसको रेक्टिफाई करने के लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ी सी एहतियात करें, तो इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं।
तो हम अपने उसमें ई फैन आपके बिजली के बिल को 100% आधा कर देगा। ये जो आपके पास सोलर सेल्स हैं उनके अंदर रात को यूज़ करने के लिए, और हर साल 2 साल में बैटरी चेंज करने का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया। और तीसरा आपका गैस का मसला हल कर दिया। तो ये मेजर चीज़ें हैं सुखद आपके पास। होटल्स में लोगों के खाने नहीं बन रहे इसलिए कि गैस नहीं आ रही, तो वो बड़े बड़े सिलेंडर ला के रख रहे हैं, तो सिलेंडर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। आप अपने बड़े सुकून से खाना बनाएं, सारा कुछ करें। ठीक है, ये है। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी, ये जो आप जिसका बता रहे हैं इसका ई फैंस वगैरह का, तो इनके अंदर बिजली के जो कंजम्पशन है वो कितनी किस हद तक जाएगी? अरे ये मैं तुम लोगों को अभी वीडियो शेयर कर देता हूँ। मैंने 2010 में लगा के एक नॉर्मल पंखा लगा दिया था। आम पंखा जो है वो 80 ले रहा था वाट, और ये ले रहा था 16-17 वाट। 70-80% का डिफरेंस है। वीडियो बनी हुई है। मैंने 2010 के अंदर जो लगाई थी ना, वो इत्तेफाक से मेरे पास मुझे मिल गई, मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, ई फैन के नाम से। मैं तुम लोगों को अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलो फिर खत्म करते हैं यार। 2 घंटे की क्लास हो गई। मैं सोचता हूँ कि छोटी रखूंगा, लेकिन कभी भी छोटी नहीं हो पाती, वो चीजें इतनी सारी आ जाती हैं। अच्छा सर, एक और चीज पूछनी। जी बेटा। एक चीज और पूछनी थी, जो सोलर सेल का आप बता रहे हैं, तो मेरे जो हमजुल्फ हैं वो मुझे बता रहे थे कि उनके किसी क्लाइंट के पास इन्होंने सोलर पैनल का पूरा अपना सेटअप बनाया था। तो अब वो बेसिकली ग्रिड से भी उन्होंने कनेक्ट करवाया हुआ था। तो जब आपकी सोलर पैनल की भी एनर्जी आ रही है, वो भी आपके यूनिट्स के ऊपर ऐड हो रही थी, ऐसा कुछ होता है? हाँ, यूनिट्स पे ऐड हो रही थी। मुराद क्या है तुम्हारे? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा था, कम आ रहा था? ज्यादा आ रहा था। हाँ, देखो पता है क्या है, मैं जो है ना इसमें तो मैं बता देता हूँ। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा को, तो मेरी एक कंपनी थी विंसेंट ग्रीन एनर्जी, वो मैं दोनों फ्लायर तुम लोगों को ऐड कर दूंगा। जिस वक्त मैं किडनैप हुआ हुआ वहाँ से निकल आया ना, तो उस वक्त मेरी बहुत सारी R&D चल रही थी, तो फिर वो सब चीज़ें रुक गई। अच्छा, यूके वगैरह के अंदर आके मेरे वो सारे काम रुक गए। इसलिए रुक गए कि यूके में धूप होती नहीं है, 6 महीने ऑफ होता है, 6 महीने। यूके में जो सोलर पैनल लग रहा है उसकी वजह कुछ और है, वो फिर मैं कभी बनाऊंगा। तो मैंने जब भी मुझसे किसी ने कहा ना कि सोलर पैनल लगाओ, मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा तुम सब लोग बेवकूफ़ हो। अगर तुम ये समझते हो कि सोलर पैनल आपकी एनर्जी बचाती हैं और आपकी बिजली फ्री है, तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब आप बैटरी चेंज करते हैं ना, तब आपको पता चल जाता है। साल भर के बाद आपने 2 लाख की बैटरी चेंज की, जिसका मतलब ये हुआ कि 12-15 हज़ार रुपये पर मंथ का बिल आ गया एवरेज। अब वो भी इकट्ठा जाएगा, ठीक है ना। तो आपका, और जैसे ही सोलर सेल आपने बैटरी खत्म हुई, सोलर सेल की अफादियत खत्म, क्योंकि सोलर सेल डायरेक्ट नहीं चलते। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था, इसकी वजह से मैं नहीं करता था। फिर आया ग्रिड टाइप, कि ग्रिड के साथ नेट कर लो तो जो लोड बियरिंग उस पर चली जाएगी। अगर वो रिवर्स हो गया तो आपके पास क्या होगा कि उल्टा मीटर चलना शुरू कर देगा। मेरी 3-4 वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसमें एक इलेक्ट्रोजिनी एक चीज़ बनाई थी हमने, वो मीटर को 30% यानी 70% स्लो कर देते हैं। आप अपने घर में लगा लें। वो क्या करते हैं कि हम 30 वोल्ट लेते हैं लाइन से, और उसके बाद खुद जनरेट करते हैं, उसको बढ़ाते हैं वोल्टेज को। और वो वोल्टेज बढ़ाने से क्या होता है कि बिजली जो है ना आपको बस 100% पूरी मिल रही होती है, लेकिन बिजली का बिल जो आप देते हैं वो 30 वोल्ट्स के एवरेज के हिसाब से जाता है। तो वो भी एक तरीका था हमारे पास, हमने चलाया, किया, सब कुछ हुआ, उसके वीडियोस मौजूद हैं, मगर मैंने बेचा नहीं। क्योंकि उसमें 2 चीज़ें थी। उसमें ये था कि जो आम आदमी को तो फ़ायदा हो रहा था, मगर आपको कल को ये कह सकते थे कि जी आप बिजली चोरी कर रहे हैं, तो आप अच्छी बात नहीं थी। तो मैं कोई भी अनएथिकल काम ही नहीं करता। अब जो मैं चीज़ें लेकर आ रहा हूँ ये बिल्कुल भी अनएथिकल नहीं है। इसके अंदर हमने क्या किया है कि इसके अंदर स्टोरेज डिवाइस चेंज कर दी है। एक नई टेक्नोलॉजी है जिस पे यहाँ काम हो रहा है। मैं तुम लोगों को और मज़े की बात बताऊँ, चलो अभी बस ख़त्म करेंगे, इसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। गाड़ियों के लिए भी हमने सोल्यूशन बना लिया। हमारी जो ई बाइक आ रही है ना, वो एयर बैटरीज पर आ रही है। एयर बैटरीज के अंदर आपके पास चार्जिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो 1000 किलोमीटर तक बगैर चार्जिंग के चलेगी। उसके बाद आप बैटरी का लिक्विड चेंज करेंगे खाली, और फिर दोबारा चार्ज होगी। बैटरी गाड़ियों में सबसे बड़ा नुकसान होगा जिन्होंने टेस्ला गाड़ियाँ दी हैं, क्योंकि जब वो बैटरियाँ ख़त्म होंगी और उसको दोबारा चेंज करने का टाइम आएगा ना, तो गाड़ी या तो बेकार होकर खड़ी हो जाएगी। यूके में और यूरोप में ये प्रॉब्लम नहीं है। यूएस में हो सकता है, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन यूके में ये गाड़ी इतनी सस्ती है यार। मैंने गाड़ियाँ ऐसी हैं कि हमारे दोस्त की गाड़ी ख़राब हो गई,
उन्होंने कहा ये बिक जाए तो वो 50 पाउंड उनको देने पड़े किसी को कि ये गाड़ी हटा दो मेरे घर के आगे से, क्योंकि लंदन में पार्किंग जो है ना गाड़ी की, आपकी घर के आगे अगर एक गाड़ी की पार्किंग है तो आप दूसरी गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। क्यों? इसलिए कि एक गाड़ी की पार्किंग, दूसरी जगह खड़ी करेंगे वो चार्ज करेगा आपसे, और हर जगह चार्ज पार्किंग है। अब वो पार्किंग की कीमत है 200 पाउंड पर मंथ की, और गाड़ी जो है वो आपके पास खड़ी हुई है पुरानी जो 200-300 पाउंड की है, तो साला 2 महीने में तो पैसे उसके जीरो हो गए। उसने कहा दूसरी गाड़ी लिए कहाँ लेके जाऊँ? उसने कहा अगर नहीं बिक रही, हफ्ते भर में नहीं बिकी, उसने बुलाया कंपनी को, उसे कहा ये 50 पाउंड लो, मेरी गाड़ी ले जाओ। उन्होंने पेपर साइन करके दे दिए स्क्रैप के लिए, वो ले गया उठा के गाड़ी। तो ये यहाँ पर जो ना लाइफ है गाड़ी की, उसके बाद वो गाड़ी जीरो पर ईयर, और बड़े चालाकी से ये लोग गेम करते हैं, तो उसको भी हमें समझना होगा। हम तुम्हें बताएंगे किस तरह से करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरह चल रही हैं, ठीक है। तो चलो बस ख़त्म करते हैं, तुम्हारे रात के 12 बज गए, तो वो हो जाएगा सबसे, यानी मैं जो गाइड करूँगा तुम्हें कि किस तरह से होगा, फिर वो सारी प्रोडक्ट्स अब विनबे पे आएंगी। नेक्स्ट वीक से विनबे को हम ऑफिशियली वो कर रहे हैं। एक नया कोर्स जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में वीलॉग ब्लॉग्स के ऊपर काम करना और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे वो शुरू करने जा रहे हैं। वो अलीना तुम लोग बता देगी। और प्रोडक्ट स्किल डेवलपमेंट का जो काम है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें से फिर आप अपने आप को समझें कि आप यू विल बी रिच बिकॉज यू विल बी हैविंग अ प्रोडक्ट दैट कैन बी डन टू गिव यू गुड मनी, ठीक है। अमानुल्लाह कुछ कहना है? चलो ठीक है फिर, लेट्स फिनिश दिस क्लास एंड थैंक यू वेरी मच। कमेंट्स तुम लोग अपने दे देना उसमें, ठीक है। आपकी नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास होगी, उसके बाद फिर जो है आप टेस्ट वेस्ट करें और फिर फरवरी से आप लोगों की जॉब शुरू हो जाए, ठीक है। चलें, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी सर मेरा एक ये सवाल है। जी बेटा। जी सर मेरा एक सवाल है कि मैं सर पावर जनरेशन में जॉब करता हूँ। हमारे पास सर गैस इंजन लगे हुए हैं जैन बाकर के। हाँ मुझे पता है। तो सर उनके जो वो सर इंजन जो है वो गर्म इलाकों के है, तो उनके पार्ट्स जो हैं जिस तरह पावर यूनिट हो गए, हेड के पार्ट्स हैं, तो वो सर उनकी हम लिस्टिंग कर सकते हैं, हालांकि वो तो सर इंजन गर्म इलाकों के हैं। हाँ कर सकते हो भाई, लिस्टिंग तो तुम हर चीज की कर सकते हो, जो भी चीज बिक सकती है लिस्टिंग कर लो। इन्वेस्टमेंट मत करना, जब तक ऑर्डर लाए उस वक्त तक नहीं करना, ठीक है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके भाई, अल्लाह हाफिज एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर द क्लास।